विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं कुलदीप डांगी और हम कक्षा 12वीं की इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम इसमें पढ़ेंगे सिंधु स्थापत्य कला के बारे में। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल तो बड़ा प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सिंधु स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे हम आज। तो सिंधु स्थापत्य में हम क्या देखते हैं कि सिंधु निवासियों ने जो स्थापनाएं की है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर के बारे में, नगर के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ की सड़कों के बारे में, उसके बाद में हम गलियों के बारे में चर्चा करेंगे और गलियों के बाद में हम चर्चा करेंगे नालियों के बारे में, नाली व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं कौन कौन सी है वो लिखिए। तो विशेषताओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और C14 जो विधि है काल निर्धारण की जो विधि है उसके अनुसार इसका जो समय है वो बताया जाता है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। C14 जो रेडियो कार्बन पद्धति है, जो प्राचीन काल की जो वस्तु है उनमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का कार्बन होता है C14, C13 भी होता है। C14 कार्बन जो होता है यह एक निश्चित मात्रा में कम होता रहता है, निश्चित मात्रा में कम होता रहता है। तो जो वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, वो उस कार्बन की मात्रा के आधार पर उस वस्तु का उसका काल निर्धारण करते हैं कि कितने समय पुरानी है। तो इस C14 काल निर्धारण के अनुसार यह सभ्यता जो है 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो सिंधु स्थापत्य कला है इसकी कुछ विशेषताएं जो अन्य सभ्यताओं में नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नगर के बारे में। ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, ध्यान रखना, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा ही घाटा है सब। तो एक कॉपी में लिखते भी जाना। नगर दो भागों में बटा हुआ था, नगर दो भागों में बटा हुआ था। कैसे? तो ये जो समतल भाग है इसके साथ में ही एक गड़ी होती थी। क्या होती थी? एक गड़ी होती थी। अब ये मैंने उल्टा बना दिया, गड़ी इस तरफ होती थी, ये समतल भाग है और गड़ी इस तरफ, गड़ी यानी कि ऊंचा उठा हुआ भाग। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो राजा हो सकते थे, पुरोहित हो सकते थे, क्योंकि होते ही थे ये हम नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। और जो समतल भाग पर जो नगर बसा था, क्या था? नगर बसा हुआ था समतल भाग पर। और यहाँ पर कौन लोग रहते थे? जो आम लोग होते थे वो रहते थे। और जो गड़ी होती थी यहाँ पर इस पे दुर्ग होता था। क्या होता था? इस दुर्ग के अंदर ही राजा पुरोहित रहते थे और इसके चारों ओर परकोटा होता था। क्या होता था? परकोटा होता था, परकोटे से घिरा हुआ होता था और निचले समतल भाग पर नगर होता था। तो हमको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से नगर के दो भागों में होने के प्रमाण मिले हैं। कहीं पर 3 भागों में भी बटा हुआ होता था, लेकिन अधिकांशतर 2 भागों में बटा हुआ होता था। अब देखो, ये तो हुई नगर की बात कि नगर किस प्रकार से थे। अब दूसरी चीज जो है वो है सड़कें। तो देखो, जो सड़कें होती थी उनकी अगर चौड़ाई की हम बात करें तो 9 से लेकर के 34 फीट तक, कितनी? 9 से लेकर के 34 फीट तक की चौड़ी सड़कें अपने को देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता क्या है? ये सड़क है, फिर ये सड़क है, फिर ये सड़क है, ये सड़क है, इस तरह से ये सड़कें हैं। अब ये क्या है? देखो, ये इधर सड़क आ रही है, ये इधर जा रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है। यानी कि ये जो कोण बन रहे हैं ये समकोण बन रहे हैं। 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जहां पर सड़क एक दूसरे को काट रही है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसके साथ ही जो 34 फीट चौड़ी जो सबसे बड़ी सड़क है वो अपने को मिली है मोहनजोदड़ो से। और इसको ही अनुमान लगाया जाता है कि ये राजमार्ग हुआ करता होगा। क्या हुआ करता होगा? राजमार्ग हुआ करता होगा। तो एक 34 फीट की चौड़ी सड़क भी अपने को प्राप्त हुई है। सड़कों की क्या विशेषता थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड प्रणाली इसको कहा जाता है, ग्रिड
प्रणाली पर आधारित सड़कें थी। जैसे कि अभी वर्तमान में कुछ नगर होते हैं, नए नगर, तो उनमें सड़कें इसी प्रकार से बनाई जाती है, समकोण पर काटती हुई। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक की, तब भी इतनी सुनियोजित तरीके से सड़कें बनाई गई थी। अब देखो इसमें आगे, और सड़कों के अलावा जो होती थी वो होती थी गलियां। क्या होती थी? तो ये साथ में लिखते जाना, गलियां जो होती थी वो छोटी होती थी। इनकी जो मीटर में 1 से लेकर के 1.2 मीटर तक चौड़ी गलियां अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी? 1 से लेकर के 1.2 मीटर तक चौड़ी गलियां अपने को देखने को मिलती है। अब ये तो हो गई गलियां। अब देखो इसमें और भी चीज, जो कालीबंगा से जो सड़कें प्राप्त हुई है, कालीबंगा है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा से जो प्राप्त हुई है, तो जो गलियां थी, जो सड़कें, जो कालीबंगा की जो गलियां थी, उन गलियों का माप क्या था, गलियां कितनी चौड़ी होती थी। तो ध्यान से सुनते जाना, बस इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ 18 का पहाड़ा याद रखना। क्या याद रखना? 18 का पहाड़ा बोलो, 18 का पहाड़ा बोलो। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अब देखो ये बीच में दशमलव लगा दो, कितना हो गया? 1.8, 3.6, 5.4 मीटर चौड़ी गलियां अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। गलियां 1.8, 3.6, 5.4 मीटर चौड़ी गलियां अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब देखो नालियों की चर्चा बाद में करेंगे। स्थापत्य में एक चीज और होती है, भवन या घर कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? घर। तो घर अपने को कालीबंगा की पूरी सभ्यता से, सिंधु स्थापत्य कला में हम देख रहे हैं, तो घर किस प्रकार से प्राप्त हुए। तो जो घर होते थे उसमें 4 से लेकर के 5 कक्ष होते थे। कक्ष यानी कमरे। क्या होते थे? कमरे। इसके अलावा क्या क्या होता था? इसमें पाठशाला होती थी, पाठशाला। इसमें होता था स्नानागार। इसमें होता था शौचालय। और इसमें होता था रसोई घर। तो ये सब चीजें अपने को, जो 4 से लेकर 5 कमरे होते थे, पाठशाला होती थी, स्नान, किसी किसी घर में ज्यादा भी होते थे, लेकिन सामान्य तौर पर, सामान्य घरों में जो अधिकांश अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सामान्य तौर पर ये प्राप्त होते, 4 से लेकर 5 कमरे होते थे, और पाठशाला, स्नानागार, शौचालय और रसोई घर इसमें होते थे। एक सबसे एक अच्छी विशेषता जो है इसकी, कि इन घरों में जैसे स्नानागार होते थे, घर होते थे, इसके अलावा इसमें घर के अंदर ही कुएं भी प्राप्त हुए। क्या है? कुएं, यानी कि पानी की व्यवस्था जो होती थी वो कुएं से होती थी। तो स्नान करते थे, कुएं के पानी को निकालकर स्नान करते थे, और जो वेस्ट पानी होता था वो कहाँ जाता था? तो जो एकमात्र अपने को इस सभ्यता में देखने को मिलता है वो है नालियां, जो अन्य किसी सभ्यता में हमको देखने को नहीं मिलती। वो क्या चीज है? नालियां। देखो नालियां। तो उस समय स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। नालियां जो होती थी वो घरों का गंदा पानी निकालने के लिए बनाई जाती थी। बिल्कुल याद रखेंगे, नाली इसी काम के लिए होती है, घर का गंदा पानी बाहर निकल जाए उसी काम के लिए। लेकिन इसकी एक और विशेषता है कि ये पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। किससे? पक्की ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। जो नालियां होती थी वो पक्की हुई ईंटों से। ईंटों की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। तो इसके, इन नालियों में क्या होता था? प्लास्टर किया जाता था, पानी का रिसाव नहीं हो उसके लिए। तो जिप्सम के साथ में चूना पत्थर और मिट्टी, इनसे लेप किया जाता था। क्या किया जाता था? लेप। और उसको हम कह सकते हैं प्लास्टर या प्लास्तर किया जाता था, ताकि क्या है? पानी का रिसाव नहीं हो। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। पक्की ईंटों से निर्मित होती थी, गंदा पानी निकालने के लिए बनाई जाती थी, जिप्सम, चूना और मिट्टी का लेप होता था। एक और चीज इसमें जो है वो ये है कि इसमें जो नालियां होती थी
जैसे ये नाली है, इधर ये नाली है, ये नाली है। अब ये नाली क्या होती थी, ढकी हुई होती थी ईंटों से। कैसे, ईंटों से ढकी हुई होती थी। अब ये नालियां ज्यादा लंबी होती थी, तो बीच बीच में क्या होते थे, इनमें ढक्कन होते थे। क्या होते थे, ढक्कन। और इन ढक्कन को खोलकर यहाँ से कोई कचरा आ गया तो इस कचरे को बाहर निकाल लिया जाता था। तो नालियों की सफाई के लिए चेम्बर होते थे, जिनसे कचरा निकाला जाता था। अब ये हो गई नालियों की बात। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये 4 बातें हो गई नालियों की। अब देखते हैं इसमें हम क्या देखते हैं, हम ईंटों के बारे में। किसके बारे में, ईंटों के बारे में। तो देखो ये तो हो गई नालियां, मैं इसको मिटा देता हूं। ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में हमको सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो ईंटें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ईंटें। अब जो ईंटों का आकार था, यहां से प्रश्न बन सकता है कि ईंटों का आकार क्या था। तो सीधा सीधा अपने को याद रखना है 4:3:1, और इसकी साइज भी ध्यान रखनी है। अनुपात तो याद रखना है, ईंटों की साइज क्या होती थी। तो अब सीधे सीधे जो वर्तमान में ईंटें प्रचलित थे, इससे लगभग 3-4 गुना अधिक बड़ी ईंटें यहां से प्राप्त होती है। अब देखो, एक को हम ऐसे लिखेंगे 7.5, फिर अनुपात 3 क्या है, सॉरी यहाँ 3 कर दिया मैंने, 2 है। क्या है, 2। 7.5 का डबल कितना हो गया, 15। 1 का डबल हो गया 2, और 7.5 का डबल हो गया 15, और 15 का डबल हो गया 30। और ये है इंच में। क्या है, इंच में। ये तो 30 इंच हो गई लंबाई, 15 इंच चौड़ाई और 7.5 इंच मोटाई। तो इस साइज की ईंटें अपने को यहां से प्राप्त हुई है। अब देखो, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो नगर होता था, इस नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। जो गढ़ी होती थी, इस गढ़ी के चारों ओर परकोटा होता था। क्या होता था, परकोटा। तो परकोटे की ईंटें कौन सी थी, उसकी साइज क्या थी, परकोटे की ईंटें। तो जो परकोटे की ईंटें होती थी वो सीधा सीधा यहाँ 7.5 की जगह 10, और 10 का दुगना 10:20:40। ठीक है, ये भी इंच में। तो 40:20:10 ये होती थी। कुत्ते की आवाज आ रही बीच में, डिस्टर्ब कर रहा है। ये होती थी परकोटे की ईंटें। अब देखते हैं और क्या क्या अपने को यहां से प्राप्त हुआ है और क्या स्थापत्य में देखने को मिलता है। तो देखो, जो सबसे बड़ी बड़ी चीजें हैं इस सभ्यता की, उनके बारे में चर्चा। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार अपने को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विशाल स्नानागार। और कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। कहां से, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त होता है, विशाल स्नानागार। अब ये स्नानागार देखो, इसकी साइज 39x28x9, इतना बड़ा स्नानागार अपने को प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। सॉरी, ये 23 है। 39x23x8, तो कितना, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। इतना बड़ा जो है स्नानागार अपने को प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अब इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि यह सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाता होगा। सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाता होगा इतना बड़ा स्नानागार। इसमें भी वही चीज है, पानी का लीकेज नहीं हो उसके लिए जिप्सम और चूना पत्थर का उपयोग किया गया है, इसके लिए, प्लास्टर के लिए। अब देखो, इसके 3 तरफ बरामदे है। क्या है, तो साथ में लिख भी लेना कि स्नानागार के 3 तरफ बरामदे बने हुए हैं। तो स्नानागार के 3 तरफ क्या बने हुए हैं, बरामदे बने हुए हैं। और जो उत्तर दिशा यानी कि जो स्नानागार है इस तरह से बना हुआ है, बड़ा सा ये स्नानागार। इसका जो फर्श है और जो दीवारें हैं, इन पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। और उत्तर की तरफ इधर 8 छोटे स्नानागार बने हुए हैं। कितने, 8 छोटे स्नानागार बने हुए हैं। और 3 तरफ
बरामदे हैं इसमें, और जो इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीढ़ियां। और कौन सी? ईंटों की सीढ़ियां। ईंटों से सीढ़ियां बनाई गई है। ईंटों से सीढ़ियां बनाई गई। देखो कुत्ते की आवाज आ रही। अब देखो और क्या बड़ी चीज प्राप्त हुई है। तो इसमें एक और जो बड़ी चीज है अपने को वो प्राप्त होती है विशाल अन्नागार। क्या प्राप्त हुए? विशाल अन्नागार। अन्नागार यानी कि अन्न को रखने की जगह। विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। इसकी जो 55 × 43 मीटर का एक विशाल अन्नागार अपने को हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है, तो उसकी साइज थोड़ी सी कम है, 47 है और 15 मीटर, 47 × 15 मीटर का लगभग अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है उसकी जो साइज है 55 × 43 मीटर, 55 मीटर लंबा और 43 मीटर चौड़ा। अब देखो इसमें भंडारण कक्ष बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? भंडारण कक्ष। भंडारण कक्ष। अब ये कितने बने हुए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियां, 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6 भंडारण कक्ष 2 पंक्तियों में बने हुए मिलते हैं। और इनके बीच की जो दूरी है वो 23 फीट है। कितनी है? 23 फीट। और जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। और रावी नदी की तरफ ही इनका प्रवेश द्वार है, यानी कि रावी नदी की तरफ से ही यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये विशाल अन्नागार अपने को कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। और कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी तुलना कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसे अन्नागार अपने को मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं ऐसे विशाल अन्नागार। तो इतिहासकार कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लोग ही इस सभ्यता के निर्माता हैं। लेकिन जो भारतीय मत के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये लोग भारतीय ही थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मेसोपोटामिया के लोगों को भारतीय लोगों से अलग करती है। अब देखो अन्नागार के बाद में जो प्राप्त हुआ है अपने को विशाल जलाशय। एक तो ये कुत्ते आवाज करते हैं। विशाल जलाशय। पहले हमने पढ़ा था स्नानागार के बारे में, अब है जलाशय। जलाशय का मतलब क्या है? जल संग्रहण करने की जगह जलाशय कहलाती है। जैसे तालाब हो गया तो वो वहां पर क्या होता है? तालाब में जल संग्रहण किया जाता था। ऐसे जलाशय अपने को प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। कहां से? धोलावीरा। कहां पर है? गुजरात में। धोलावीरा से 16 कितने? 16 छोटे बड़े, सब मिलाकर 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। 1-2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विशाल जलाशय के अवशेष अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। इसके अलावा दूर के साथ में ही एक शिला को काटकर जलाशय बनाया गया है। किसको? शिला को काटकर भी एक जलाशय बनाया गया है। जो धोलावीरा का दुर्ग है उसके साथ ही शिला को काट करके एक जलाशय बनाया गया है। अब देखो उसका जो आकार था वो कितना था? तो 95 × 11 × 4, 95 × 11.42 × 4 मीटर का जो जलाशय है वो शिला को काटकर बनाया गया धोलावीरा के दुर्ग के साथ ही। दुर्ग के दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में शिला को काट करके जलाशय बनाया। तो यहां से ध्यान रखने के विशाल जलाशय के अवशेष अपने को कहां से प्राप्त हुए। इसके साथ ही धोलावीरा में ही अपने को विशाल स्टेडियम के साक्ष्य भी, विशाल स्टेडियम के साक्ष्य भी अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। और जो विशाल स्टेडियम का जो आकार था 283 का कितना? 45 मीटर का एक विशाल स्टेडियम अपने को धोलावीरा से प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस स्टेडियम में जो समारोह स्थल होता था, समारोह स्थल
वो जैसे इसको हम कह सकते हैं स्टेज, वो दूर की जो दीवार होती थी, जैसे स्टेडियम में और ये इधर दूर गए, तो इस दूर की जो दीवार है इसके साथ में ही समारोह स्थल जुड़ा हुआ था। और इसकी जो चौड़ाई होती थी वो 12 मीटर होती थी। कितनी? 12 मीटर की चौड़ाई होती थी। तो विशाल स्टेडियम के साक्ष्य, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विशाल स्टेडियम के साक्ष्य अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। और जलाशय के, विशाल जलाशय के साक्ष्य अपने को कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी धोलावीरा से। अब देखो इसमें डाक यार्ड क्या है? विशाल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। इसमें जो प्राप्त हुआ है ये गुजरात के लोथल नाम के स्थान से। कहां से? लोथल नाम के स्थान से। और यहां से ही एक ईंटों का जो ढांचा प्राप्त हुआ है उसको पुराविद S.R. राव, इन्होंने देखा। जो ईंटों का ढांचा था किसने देखा? S.R. राव, पुराविद S.R. राव ने देखा। और इन्होंने कहा कि ये तो एक डॉक यार्ड है। क्या है? डॉक यार्ड। डॉक यार्ड का मतलब सीधा सीधा ध्यान रखना है कि यह बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। और बंदरगाह जहां पर पानी वाले जहाज रुकते हैं उसको कहा जाता है डॉक यार्ड या बंदरगाह। तो किसने पहचान की इसकी? S.R. राव ने, पुराविद S.R. राव ने इसकी पहचान की। और जो इसका आकार था, जो बंदरगाह था, इसका आकार था 214 × 36 मीटर का। इतना बड़ा आकार था बंदरगाह का। इसकी जो गहराई थी वो 3.3 मीटर की गहराई थी। इसमें 12 मीटर का प्रवेश द्वार था। 12 मीटर का प्रवेश द्वार, जिसमें से इसके अंदर पानी आता था। और पानी कौन सी नदी से आता था तो वो भी याद रखना है। इस प्रवेश द्वार में पानी जो आता था वो भोगवा नदी से आता था। भोगवा नदी से पानी आता था। तो भोगवा नदी से इसके अंदर पानी आता था। और प्रवेश द्वार 12 मीटर का, पानी के साथ में जहाज भी उतारे जाते थे। तो ये था विशाल गोदीवाड़ा। इसके साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं लोथल से। अब इन्होंने, किसने? S.R. राव ने ही बताया कि ये जो विशाल गोदीवाड़ा था ये फिनिशिया और रोम की गोदियों से अधिक विकसित था। तो जो फिनिशिया और रोम की गोदियां उससे भी विकसित ये लोथल का गोदीवाड़ा था। अब अभी वर्तमान में हम देखें तो विशाखापट्टनम, कौन सा? विशाखापट्टनम के, हाँ, S.R. राव ने बताया कि विशाखापट्टनम के बंदरगाह से भी बड़ा था, कई गुना बड़ा था विशाखापट्टनम के बंदरगाह से। तो ये था विशाल गोदीवाड़ा। तो आज हमने देखा इस स्थापत्य कला में, सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य कला में, कि भवन कैसे होते थे, सड़कें कैसी होती थी, नगर किस प्रकार से बसे हुए थे, ईंटें कैसी थी, स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं अपने को, अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है, विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। और ये स्थापत्य कला में आते हैं। ये इसकी विशेषताएं भी है। तो इसमें से प्रश्न आता है हमारा, छोटा बड़ा प्रश्न भी यहाँ से आता है। तो इसको हम याद करके परीक्षा में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।